हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं एनटीपीसी रेलवे 12th लेवल प्रैक्टिस सेट सीरीज, जिसके अंतर्गत प्रत्येक सेट में जीएस के 40 क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा, जिनके अंतर्गत लेटेस्ट करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस के सभी प्रकार के क्वेश्चनों को मेंशन किया गया है। यह प्रैक्टिस सीरीज आपकी आने वाली रिवीजन और क्वेश्चंस पैटर्न को समझने में मदद करेगी। अगर आपको हमारा कंटेंट और सीरीज पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो या क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। ब्रिक्स संसदीय बैठक 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? ब्राज़ील, कोलंबिया, पराग्वे या फिर उरुग्वे? तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। बोला गया है कि ब्रिक्स संसदीय बैठक 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ब्राज़ील देश में किया गया है। ब्राज़ील देश के किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है वहाँ की राजधानी ब्राज़ीलिया में। इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार आपसे शहर भी पूछा जा सकता है। 2025 में ब्रिक्स संसदीय बैठक का कौन सा एडिशन था आपका? तो ब्रिक्स संसदीय 2025 का जो एडिशन है वो आपका 11th एडिशन है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत के संसदीय यानी लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने इसका प्रतिनिधित्व किया है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, क्योंकि भारत के प्रतिनिधित्व अक्सर करके आपसे पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स का आपका जो स्थापना है कब की गई है? तो ये स्थापना हुई है आपकी जून 2009 में। तो क्वेश्चन में पूछा गया था आपका संसदीय बैठक, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राजीव मेमानी, राजीव कुमार, केशव सिंह या हरिराम सिंह? तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, राजीव मेमानी को भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं आपके भारतीय उद्योग परिसंघ की, जिसकी स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना की गई थी आपकी 1895 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, एनटीपीसी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, राजीव मेमानी को भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ बनाया जा रहा है? छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार या फिर उत्तराखंड? तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। भारत का पहला बन रहा है, मतलब जीके से संबंधित क्वेश्चन हो जाता है, और इस तरह के रेलवे अक्सर करके क्वेश्चन पूछती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसे हम आप सिंपल भाषा में SEZ कहते हैं, और ये AI पर आपका आधारित है। कहाँ पर बनाया जा रहा है क्वेश्चन में पूछा गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य के एक शहर है जिसका नाम है आपका नया रायपुर। क्या नाम है आपका? नया रायपुर में ये बनाया जा रहा है। अब इसकी लागत की बात करते हैं कि लागत कितना आएगा लगभग। तो लागत आपकी है इसकी 1000 करोड़। कितनी है आपकी? 1000 करोड़ की इसकी लागत आने की संभावना है। किसके द्वारा बनाया जा रहा है ये इम्पोर्टेंट है आपका, यानी किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो आपका C&D लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया जा रहा है। कंपनी का नाम क्या है आपका? कार्बन न्यूट्रल डाटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये बनाया जा रहा है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, ये आपका कैपिटल C है, इसे आप याद रखना। कार्बन न्यूट्रल डाटा एंड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। तो क्या है आपका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन छत्तीसगढ़ में बनाया जा रहा है। किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि चुंबक को किसी भी धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल
लगाना चाहिए? माइकल फैराडे, आंद्रे मैरी एम्पियर, जोसेफ हेनरी या विलियम गिलबर्ट? तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर आपका चुंबक है कोई भी और उसे धारावाही चालक पर समान रूप से क्या लगाना चाहिए? विपरीत बल लगाना चाहिए। मान के चलिए यहाँ पर ये आपकी चुंबक रखी हुई है और इस कंडक्टर के थ्रू आपका क्या है कि आपका इसमें एम्पियर यानी आपकी मान के चलिए कि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस धारा प्रवाहित होने के कारण यहाँ पर आपका एक क्षेत्र जनरेट हो जाता है जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका वो भी इस पर क्या लगाता है? समान रूप से उल्टी डायरेक्शन में आपका बल लगाता है। ये किसने कहा है? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सही आंसर होगा आंद्रे मैरी एम्पियर। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। भारतीय संविधान की संगठित विशेषता किसे माना जाता है? संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, सशक्त केंद्र या दृढ़ संविधान? तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, भारतीय संविधान की संगठित विशेषता किसे माना जाता है, यानी संगठित की बात की गई है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3 सशक्त केंद्र। क्योंकि भारत की जो विशेषता है क्या है आपकी? लिखित संविधान है आपका, सर्वोच्चता भी है, दृढ़ संविधान ना होकर कैसा है आपका? ये लचीला भी है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि संगठित विशेषता क्या है, तो वो है सशक्त केंद्र। क्योंकि आपके केंद्र के पास जितनी भी पावर्स होती हैं जो कि आपकी संघ सूची के विषय होते हैं उन पर आपके कानून बनाने का अधिकार है। इसके अलावा आपकी एकल नागरिकता को प्रदर्शित करता है हमारा संविधान। अगर कहीं पे भी कोई आंतरिक कोई घटना घटित होती है भारत देश में या फिर किसी अदर से स्टेट से आपकी लड़ाई हो जाती है, दूसरे देशों से लड़ाई हो जाती है, तो भारत सरकार के कहने पर जो राष्ट्रपति है आर्टिकल नंबर 352 के तहत राष्ट्रपति शासन घोषित कर सकता है। अगर किसी राज्य में अगर कोई प्रॉब्लम है तो 356 के अकॉर्डिंग आपका आंतरिक आपातकाल लगा सकता है। अगर कोई भी वित्तीय प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो राष्ट्रपति आपका 360 के तहत आपका वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। इसलिए आपकी जो संगठित विशेषता बताई गई है वो क्या है आपकी? सशक्त केंद्र की। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। विजयनगर शहर किस और अन्य नाम से जाना जाता है? हम्पी, हेलीबिंदु, चंद्रगिरी या फिर कौंदबिंदु? तो देखिए विजयनगर को किस और नाम से जानते हैं? बेसिकली विजयनगर का अर्थ क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। विजयनगर का अर्थ होता है आपका जीत का शहर। क्या है आपका? जीत का शहर। लेकिन वर्तमान में इसे किस और अन्य नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हम्पी शहर के नाम से इसे जानते हैं। ये कहाँ पर स्थित है हम्पी शहर? तो वर्तमान में ये कर्नाटक राज्य में ये स्थित है आपका। इसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर विजयनगर की या विजयनगर साम्राज्य की? तो आपके 2 भाई थे हरिहर और बुक्का। इनके आपको नाम लर्न करने ही करने हैं। हरिहर और बुक्का ने इसकी आपकी क्या की थी? स्थापना की थी विजयनगर साम्राज्य की। आज के समय ये हम्पी के नाम से जाना जाता है जो कि कर्नाटक का एक शहर है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हम्पी। निम्नलिखित तुगलक वंशी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाही तुगलक या फिर मोहम्मद तुगलक? तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, तुगलक वंशी राजवंश ने कौन से सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर किसके सिक्के चलाए? आपके तांबे के सिक्के चलाए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मोहम्मद बिन तुगलक ने ये काम किया था, जिसने आपके चांदी के सिक्कों की जगह पर आपके तांबे के सिक्के चलवाए थे। अब आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने ये कब चलवाए थे? तो 1330 ईस्वी में ये चलाए थे। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं कि ये आपका जो फॉर्मूला है वो सक्सेस रहा था या नहीं रहा था। तो ऐसा चलाने में ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो क्या रहा था? असफल रहा था, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार हो चुका था राज्य में। क्योंकि आपके जो सिक्के चलाए गए थे तांबे के, उसमें आपकी जो क्वालिटी होती है वो आपकी डाउन थी, यानी आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। प्राइवेसी भी आपकी बिल्कुल ठीक नहीं थी, इसलिए लोगों ने खुद के तांबे के सिक्के ढाल लिए और आपके बाज़ार में मंदी वगैरह
आ गई। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है? दक्षिण का पठार, गंगापुत्र घाटी, उत्तरी भारत का मैदान या फिर पश्चिमी घाट। तो देखिए यहाँ पर एक मैं नक्शा बना रहा हूँ भारत का, थोड़ा रफली नक्शा होगा। मान के चलिए ये भारत का मैप है आपका। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो फिर से। यहाँ पर पूछे ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर आपके भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 गंगा ब्रह्मपुत्र की घाटी। अब ये जो गंगा नदी है आपकी उत्तराखंड से निकलती है, इस चीज़ को भी आप ध्यान से समझिए, और पश्चिम बंगाल घाटी में चली जाती है। दूसरी ब्रह्मपुत्र नदी है जो तिब्बत के क्षेत्र में निकलते हुए अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल में होते हुए बंगाल में होते हुए आपकी बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। अब ये जो इसका क्षेत्र है ये पहाड़ी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? पहाड़ी क्षेत्र में आपकी है ये जो एरिया है जहाँ की सबसे ज़्यादा भूकंप आने की संभावना है। तो इस क्षेत्र में आपके मैक्सिमम भूकंप आने की क्षमता है, जबकि दक्षिण का जो पठार का मैदान है भारत में, वहाँ पे मिनिमम संभावना होती है भूकंप आने की। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। बिर्च ग्लेशियर्स किस देश में स्थित है? जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस या फिर इटली? तो आपका जो बिर्च ग्लेशियर्स है कहाँ स्थित है आपका? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 स्विट्जरलैंड में। अब ये चर्चा में क्यों था? तो इसके यहाँ पर ग्लेशियर था, वो पिघलकर आपकी काफ़ी ज़्यादा आइस की मात्रा आ गई थी और जिसमें एक विलेज क्या हो गया था, पूरा का पूरा दब गया था। इसलिए ये आपका इम्पोर्टेंट है, चर्चा में बना हुआ था। अब स्विट्ज़रलैंड की बात कर लेते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड आपका एक यूरोपियन कंट्री है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 स्विट्ज़रलैंड। भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा है? दीव, गांधीनगर, जयपुर या फिर देहरादून? तो देखिए जब जब आपके पहले की बात की जाएगी तो आपके लिए वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एनटीपीसी रेलवे इसी तरह के स्टैटिक क्वेश्चन आपकी अक्सर करके पूछती है। भारत का पहला सौर संचालित जिला कौन सा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 दीव जिला है। अब सौर ऊर्जा संचालित से मतलब क्या हुआ? ऐसा जिला जिसका आपका पूर्ण राज्य या पूर्ण जिला सोलर एनर्जी से चलना स्टार्ट हो, यानी आपके सूर्य की जो ऊर्जा है उसको हम यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हों। तो ऐसा आपका जिला भारत का कौन सा बना है? तो वो है आपका दीव। ऑप्शन सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेटवर्क से संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? टोकन, बाइट, वर्ड या फिर रिंग? तो देखिए ऐसा संक्षिप्त संदेश यानी कोटेड संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 टोकन। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार आपके यूपीपीसीएस, रेलवे, एनटीपीसी बार बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा स्तनधारी है जो जानवर अंडे देता है। बेसिकली जो स्तनधारी होते हैं क्या देते हैं, जो व्रत करते हैं वो आपके बेबी को व्रत करते हैं, बच्चे को व्रत करते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि अंडे को व्रत करने वाला कौन सा है? चमगादड़, व्हील, नेवला या प्लेटिपस? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4 प्लेटिपस आपका है जो स्तनधारी होते हुए अंडे प्रोड्यूस करता है। अब बात कर लेते हैं कि प्लेटिपस कहाँ पे पाया जाता है। तो प्लेटिपस आपके पूर्वी ऑस्ट्रेलिया यानी ईस्ट ऑस्ट्रेलिया और वहाँ का एक राज्य है तस्मानिया। क्या नाम है आपका? तस्मानिया। वहाँ पर भी ये आपका पाया जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 प्लेटिपस एक ऐसा स्तनधारी है जो कि अंडे प्रोड्यूस करता है
ये कहाँ पाया जाता है? ईस्ट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सिकंदरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी या फिर इलाहाबाद। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, अकबर का मकबरा पूछा गया है कि ये किस स्थान पर स्थित है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ये सिकंदरा में स्थित है। सिकंदरा में ये, अब ये जो सिकंदरा वो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका आगरा में स्थित है आपका, और आगरा आपका यूपी में स्थित है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कि अकबर का जो मकबरा है कब से कब बनाया गया था या कब निर्मित किया गया था। तो अकबर का जो किला है वो निर्मित किया गया था आपका 1605 से लेकर 1613 ईस्वी के मध्य में। और उस समय शासनकाल किसका था? तो उस समय शासनकाल था आपके जहांगीर का। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ये आपका लाल पत्थर से बना हुआ मकबरा है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, जहाँ पर राजा अकबर को दफनाया गया है। और ये कहाँ पर है आपका? सिकंदरा, आगरा में स्थित है। आगरा किस नदी के किनारे है? तो वो आपका यमुना नदी के किनारे आपका स्थित है आगरा। जिसकी स्थापना किसने की थी? तो जिसकी स्थापना की थी आपके सिकंदर लोदी ने। कब की थी आपकी? क्योंकि एक एक पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है, ऐतिहासिक शहर है आपका आगरा। तो सिकंदर लोदी ने इसकी स्थापना की थी 1504 में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सिकंदरा। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 10 स्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 10 वर्ष। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात की जा रही है, जिसमें आपके 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। उनका कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, इनका 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। अब बात करते हैं कि इसमें जो स्थायी मेंबर होते हैं वो कितने होते हैं। जो परमानेंट मेंबर होते हैं आपके, वो होते हैं आपके 5, जबकि अनपरमानेंट कितने होते हैं, यानी टेम्परेरी कितने होते हैं? तो अनपरमानेंट होते हैं आपके 10। अब ये जो परमानेंट मेंबर हैं वो कितने होते हैं? ये स्थायी है, इनका समय हमेशा के लिए बना रहेगा, इनका कोई भी चुनाव नहीं होता। तो जो परमानेंट सदस्य हैं आपके वो हैं चाइना है, यूनाइटेड किंगडम है आपका, फ्रांस है, आपका जर्मनी है, और आपका है यूएसए। ये आपके 5, सॉरी इसमें आपका क्या है, जर्मनी नहीं है, इस चीज़ को मिटा लेना। जर्मनी की जगह आपका वो है रूस है। क्या है आपका? रूस है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ये आपके परमानेंट है, जिनका आपका हमेशा के लिए इसमें सदस्य हैं, जबकि 10 अनपरमानेंट सदस्य हैं जिनका कार्यकाल मात्र 2 वर्ष के लिए होता है, और हर 2 साल बाद आपके ये चेंज होते रहते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 वर्ष। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? आपका साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान या फिर चीन। यहाँ पर पूछा गया है कि आपका एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, साउथ कोरिया में इसका आयोजन किया गया है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के किस शहर में किया गया है? क्योंकि अक्सर करके आपके शहर भी पूछे जा सकते हैं। तो आपका किया गया है गुमी शहर में। अब बात कर लेते हैं कि भारत का इसमें परफॉर्मेंस कैसा रहा है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है आपके भारत के संदर्भ से। भारत ने टोटल यहाँ पे 24 मेडल जीते हैं, जिसमें से आपके कितने गोल्ड हैं, कितने सिल्वर हैं, कितने ब्रॉन्ज हैं? तो आपके 8 गोल्ड हैं, आपके 10 सिल्वर हैं, और 6 आपके क्या हैं, ब्रॉन्ज हैं। तो आपका प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है इसके अंतर्गत? तो इसका प्रथम स्थान प्राप्त किया है चाइना ने, दूसरा स्थान प्राप्त किया है आपकी इंडिया ने, और तीसरा स्थान प्राप्त किया है आपके जापान ने। अब बात करते हैं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की। तो ये कब से प्रारंभ की गई है, या फिर जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप होती है कब से की जा रही है? तो इसका प्रारंभ हुआ था 1973 में। उसके बाद में प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसका आयोजन किया जाता है। इसके अंतर्गत आपके
जो आयोजक है वो किसने कराया है, तो एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन ने इसका आयोजन कराया है। किसने आयोजन कराया है आपका, एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन ने इसका आयोजन कराया है, जिसकी स्थापना 1973 में की गई है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, तो पातुम थाईलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। टोटल मेंबर इसमें कितने हैं, तो 55 हैं। क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ, वो समझ लीजिए। यहाँ पर पूछा गया था कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, साउथ कोरिया में। अब साउथ कोरिया के शहर में किया गया है, तो गुमी शहर में किया गया है। बात करते हैं भारत की, तो इंडिया ने इसमें कितने मेडल जीते हैं, तो टोटल 24 मेडल जीते हैं, जिसमें आपके 8 गोल्ड, 10 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज हैं। प्रथम स्थान प्राप्त किया है चाइना ने, दूसरा स्थान प्राप्त किया है इंडिया ने, और थर्ड स्थान प्राप्त किया है आपके जर्मनी ने। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 होगा, जिसमें भारत की भी दूसरी रैंक है। इसको भी आप याद रखेंगे। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत की कौन सी रैंक है, तो यहाँ पर 9, 10, 11 या फिर 12 क्वेश्चन पूछा गया है आपके। देखिए ध्यान से समझना, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में क्या है, भारत की कौन सी रैंक है। भारत की जब जब रैंक पूछी जाती है तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 10वीं रैंक है भारत की। अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार ये पूछे गए हैं। तो ये जारी किया गया है आपका ग्रीन वॉच ने। किसने किया है, एक आपकी कंपनी है या एसोसिएशन है ग्रीन वॉच, जो कि आपका क्या है, इसको जारी करता है। भारत की 10th रैंक है। इसके अंतर्गत आपकी 2024 में भारत की कितनी रैंक थी, तो 2024 में भारत की 7th रैंक थी। इसका मतलब है कि भारत की रैंक क्या हुई है, डाउन हुई है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट याद रखने वाली बात है कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान किसने प्राप्त किया है, तो वो किसी भी कंट्री ने आपका प्राप्त नहीं किया है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। जबकि 4th रैंक किसकी है, जो कि नंबर 1 आप उसे मान सकते हो, तो 4th रैंक है आपकी डेनमार्क की। यहाँ पर सबसे पहली बार इसको प्रस्तुत कब किया गया था, फर्स्ट टाइम कब प्रस्तुत किया गया था, तो 2005 में से प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत की कौन सी रैंक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 10th। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है, हिंदू धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म या फिर बौद्ध धर्म। तो जो त्रिपिटक है आपका धर्म ग्रंथ है, किस धर्म से संबंधित है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है आपका त्रिपिटक। त्रिपिटक के अंतर्गत आपके कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, ये भी आप लर्न कर लीजिए। इसके अंतर्गत आपका एक है विनय पिटक, दूसरा है आपका अभिधम्म पिटक, क्योंकि यहाँ से भी कई बार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से पिटक आपके कहाँ कहाँ पर आते हैं। और इसके साथ में जो तीसरा है उसे हम कहते हैं सूत पिटक। तो इन तीनों पिटक को ही मिलाकर हम क्या कहते हैं, इनका नाम त्रिपिटक कहते हैं, जो कि संबंधित है आपके बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध को माना जाता है इनके संपादक यानी आपके संस्थापक। इनका जन्म कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था आपका 563 ईसा पूर्व यानी BCE में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1, निर्यात सस्ता तथा आयात महंगा हो जाता है, निर्यात महंगा तथा आयात सस्ता हो जाता है, निर्यात मूल्य आयात मूल्य के बराबर होता है, निर्यात तथा आयात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। यदि किसी देश ने मुद्रा का क्या कर दिया, अवमूल्यन कर दिया। अवमूल्यन का मतलब क्या हुआ, मान के चलिए कि जो आपका करेंसी है उसका रेट क्या कर दिया, डाउन कर दिया। मान के चलिए कि कोई वस्तु आपकी 2010 में कितने की आ रही है,
2010 में आपकी आ रही थी कोई वस्तु आपकी 100 रुपये की, और 2020 में भी वो कितने की आ रही है, 100 रुपये की। लेकिन अब क्या किया कि 2025 में उस करेंसी का मूल्य कम कर दिया, जो सेम वस्तु थी। अब उसके लिए हमें कितना पे करना पड़ रहा है, 150 रुपये पे करना पड़ रहा है। तो यानी कितना परसेंट माइनस कर दिया, 50% आपने मूल्य का क्या कर दिया, अवमूल्यन कर दिया, अपनी करेंसी को डाउन कर दिया। अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, निर्यात सस्ता और आयात क्या होगा, महंगा होगा। अब निर्यात सस्ता क्यों होगा, क्योंकि जो आपने करेंसी डाउन की है तो आपको टैक्सेस कम देने पड़ रहे हैं, आपको निर्यात को प्रमोट करोगे। लेकिन इसके जस्ट रिवर्स हो जाएगा, जब आप आयात करोगे किसी चीज़ का, तो आप पहले जो 100 रुपये प्रदान कर रहे थे आयात करने के लिए, अब आपको कितने करने पड़ेंगे, 150 करने पड़ेंगे। तो इसलिए क्या होगा, आयात महंगा होगा। यही कहते हैं आपका मुद्रा का अवमूल्यन करना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार वितरण से किसका मापन किया जाता है। देश का कृषि एवं संबंधित विकास, देश का आर्थिक विकास, देश का सामाजिक विकास, देश का सामाजिक और आर्थिक विकास। तो देखिए, जीडीपी सूचकांक के अंतर्गत किसका मापन किया जाता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, देश के आर्थिक विकास को ये निरूपित करता है। क्या करता है, जीडीपी सूचकांक। अब बात करते हैं कि आपका जीडीपी होता क्या है। तो जीडीपी आपका किसी भी देश का आर्थिक मूल्य होता है, जो कि 1 ईयर के अंतर्गत किसका मूल्य होगा, सर्विस का मूल्य होगा, जो अंतिम उत्पाद होता है। सर्विस प्लस जो आपकी वस्तुएं होती हैं, थिंग्स होती हैं, उनका जो अंतिम उत्पाद होगा, उसे हम क्या कहेंगे, जीडीपी कहेंगे उस देश की। तो ये 1 ईयर का कंसेप्ट होता है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, देश का आर्थिक विकास को नॉमिनेट करता है आपका जीडीपी सूचकांक। रागिनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है, कश्मीर, केरल, हरियाणा या फिर मणिपुर। तो देखिए, यहाँ पर रागिनी के बारे में पूछा गया है, किस राज्य की लोकप्रिय गीत है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, ये हरियाणा से बिलोंग करती है। अब हरियाणा में किसके द्वारा गाई जाती है, तो जो वहाँ के विलेज निवासी होते हैं, विलेजर्स होते हैं, उनके द्वारा इसको गाया जाता है। हरियाणा की राजधानी क्या है, तो राजधानी है आपकी चंडीगढ़। हाल ही में यहाँ पे 2024 में इलेक्शन हुए थे, 25 में इलेक्शन हुए थे, जहाँ पर आपकी सरकार बनी है बीजेपी की। तो वहाँ पर आपके सीएम कौन है, तो सीएम है आपके नायब सिंह सैनी। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे कि नायब सिंह सैनी को वहाँ पर आपके बीजेपी ने क्या बनाया है, सीएम बनाया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, हरियाणा। विश्व खाद्य दिवस 2025 किस तिथि को मनाया जाता है। यहाँ पे स्थिति नहीं है, यहाँ पे क्या है, तिथि है। विश्व खाद्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 1 जून, 7 जून, 21 जून या फिर 11 जुलाई। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, 7 जून को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है आपके प्रत्येक वर्ष। अब बात करते हैं कि आपकी 2025 में इसकी थीम क्या थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी मैक्सिमम थीम ही आती हैं अब। तो फूड सेफ्टी क्या थीम है इस बार 2025 की, तो फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। क्या है आपकी, साइंस इन एक्शन। तो इसको भी आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं अदर ऑप्शंस की, जैसे 1 जून है आपका, 21 जून है और 11 जुलाई है। तो आपका जो 21 जून को मनाते हैं, योगा डे मनाते हैं, जबकि आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है आपके 11 जुलाई को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 7 जून। भारत का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर बनाया गया है, चेनाब, सतलज, ब्यास या फिर सिंधु। तो देखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर बनाया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, चेनाब नदी पर ये बनाया गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है, या फिर मैं कहूँ कि हाइट कितनी है, तो हाइट है आपकी 359 मीटर की। चेनाब नदी पर ये बनाया गया है
और ये किस प्रकार का ब्रिज है, तो ये आपका आर्क ब्रिज है। क्या है आपका? आर्क ब्रिज है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। बनाया कहाँ गया है, तो ये किस राज्य में है, तो जम्मू एंड कश्मीर में है। ऑप्शन सही आंसर होगा एक, चिनाब नदी पर ये बनाया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक। नेशनल एग्रो री समिट 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली, जयपुर, पुणे या फिर मुंबई। तो देखिए यहाँ पे क्या है, नेशनल एग्रो री समिट 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। अब बात करते हैं नेशनल एग्रो री समिट 2025 के बारे में। इसे किसके द्वारा, आयोजक कौन है? तो नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। किसके द्वारा आयोजन किया गया है? तो नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। इसका आयोजन कब से किया जा रहा है, या फिर नेशनल फेडरेशन एनर्जी सोलर फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई है? नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है 2013 में की गई थी। हेड क्वार्टर इसका कहाँ पर है? तो इसका हेड क्वार्टर भी नई दिल्ली में है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि आयोजन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में। हाल ही में कुसुम सी योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है? तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर आपका केरल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो, कर्नाटक राज्य ने प्रारंभ की है आपकी कुसुम सी योजना। अब कुसुम सी योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने से। क्या है आपका? सोलर एनर्जी का प्रयोग करने को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है। कर्नाटक से प्रारंभ की गई है। लागू कब से की गई है, या कब इसको अनाउंस किया गया था? तो 11 जून 2025 को वहाँ के सीएम सिद्धरमैया द्वारा ये किया गया है। अब बात करते हैं कि कुसुम योजना कब से प्रारंभ की गई है। एक योजना और होती है, क्या है? पीएम कुसुम, उससे ही ये बिलोंग करती है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है पीएम कुसुम भी, जो स्टार्ट की गई थी आपकी मोदी जी के द्वारा 2019 में। अब इसका जो लक्ष्य है वो कितना है? तो 2026 तक आपको प्राप्त करना है जो आपके 34,800 मेगावाट क्षमता आपको सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो, कर्नाटक। निम्न में से कौन सी सीमा रेखा रेडक्लिफ रेखा कहलाती है? भारत, चीन, भारत, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो कौन सी रेखा है आपकी सीमा रेखा रेडक्लिफ कहलाती है? भारत और पाकिस्तान। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन। जो आपका भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है उसे हम रेडक्लिफ लाइन भी कहते हैं। अब इसका निर्धारण किसके द्वारा किया गया था, कब किया गया था? तो आपका 1947 में जब भारत और पाकिस्तान दोनों आज़ाद हुए थे, अलग हुए थे, तो उस समय आपके 8 अगस्त 1947 को आपके रेडक्लिफ आयोग गठित किया गया था। क्या किया गया था? रेडक्लिफ कमीशन गठित किया गया था, जो कि आपके बाउंड्री को साझा करना था, बाउंड्री का निर्धारण करना था भारत और पाकिस्तान के बीच में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? एल्युमिनियम सल्फेट, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट या फिर सुपर फॉस्फेट। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार, सुपर फॉस्फेट। ये आपका जो फॉस्फेट है आपका वो फॉस्फोरस से बनी होती है। किससे बनी होगी आपकी? फॉस्फोरस से बनी होगी, जिसमें आपका नाइट्रोजन नहीं होगा। जबकि अमोनियम सल्फेट में आपका नाइट्रोजन होता है, यूरिया में होता है और अमोनियम नाइट्रेट में भी होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका चार, सुपर फॉस्फेट। परम शून्य ताप वह स्थिति है जिस पर गैसों में आणविक गति घटने लगती है, जल जमने लगता है, सभी गैसें तरलीय हो जाती हैं या सभी गैस ठोस में परिवर्तित हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि वह परम शून्य ताप किसे कहते हैं, क्या स्थिति है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, गैसों में आणविक गति क्या होने लगती है? घटने लगती है।
जब परम शून्य ताप वह ताप होता है जहाँ पर उसके बाद में कोई चीज़ ठंडी होने लग जाती है, कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाता है। क्या है आपका? कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाता है। उस टेम्परेचर को ना तो डाउन कर सकते हैं और लेकिन उस पर जो आणविक गति होती है वो स्लो होना स्टार्ट हो जाती है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब बात करते हैं परम शून्य ताप कितना होता है। अगर आप केल्विन में मेजरमेंट कर रहे हैं तो 0 डिग्री केल्विन, अगर आप डिग्री में मेजरमेंट कर रहे हैं तो -273.15 सेल्सियस। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। दोनों ही परम शून्य ताप है लेकिन अलग अलग इसके पैरामीटर हैं। सही होगा ऑप्शन नंबर 1। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? माघ, कार्तिक, चैत्र या भाद्रपद? तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय कैलेंडर की बात की जा रही है। इंग्लिश कैलेंडर यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात नहीं की जा रही है। ग्रेगोरियन कैलेंडर स्टार्ट होता है आपका जनवरी मंथ से, जो कि इस कैलेंडर की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं हिंदी कैलेंडर की। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, चैत्र माह पहला माह आपका होता है भारतीय कैलेंडर का। अब ये स्टार्ट कब से होता है? तो लगभग आपका 15 मार्च के बाद में आपका स्टार्ट होता है, जो कि या तो फिर अप्रैल में आपका ये स्टार्ट होगा। यहाँ पर ये आपकी जो नवरात्रि स्टार्ट होती है चैत्र माह की, वहाँ से इसको स्टार्ट माना जाता है। ऑप्शन सही आंसर होगा 3। फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर, कार्लोस अल्कराज, नोवाक जोकोविच या फिर राफेल नडाल? तो यहाँ पे देखिए फ्रेंच आपका ओपन 2025 के बारे में बात की जा रही है कि किसने इसे जीता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कार्लोस अल्कराज ने 2025 में फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब जीता है। बात कर लेते हैं कार्लोस अल्कराज किस देश से बिलोंग करते हैं, क्योंकि कई बार इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। विनर का नाम ना पूछकर उसके देश का नाम पूछ लिया जाता है। जबकि आपके रनर अप कौन रहे हैं? तो जैनिक सिनर आपके रनर अप रहे हैं 2025 के। अब बात करते हैं कि फीमेल में किसने जीता है, क्योंकि अक्सर करके दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फीमेल जो आपकी विनर रही हैं वो कोको गफ रही हैं। क्या है आपकी? कोको गफ ने आपका ये खिताब जीता है, जो कि बिलोंग करती है आपके यूएसए से। फीमेल में आपकी रनर अप कौन रहा है, क्योंकि अक्सर करके क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आर्याना सर्वलेंका। क्या है? आर्याना सर्वलेंका आपकी रनर अप रही हैं 2025 में फीमेल में। क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्रेंच कप किसने जीता है, तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। रनर अप रही हैं जैनिक सिनर। फीमेल में आपकी कोको गफ ने जीता है, जो कि बिलोंग करती हैं आपके यूएसए से। रनर अप रही हैं आपकी आर्याना सर्वलेंका। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। पुस्तक आई डू वॉट आई डू ऑन रिफॉर्म, रिटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? सुषमा स्वराज, अरविंद केजरीवाल, अरुंधति रॉय या रघुराम राजन? तो देखिए यहाँ पे कौन सी बुक है। बुक का नाम है आपके आई डू वॉट आई डू ऑन रिफॉर्म, रिटोरिक एंड रिजॉल्व। पुस्तक है, फेमस पुस्तक है आपकी, और रचयिता भी काफ़ी अक्षर का नाम में रहता है इनका, रघुराम राजन जी के द्वारा लिखी गई है। रघुराम राजन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये आपके आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? तो यहाँ पे बोला गया कि चंगेज खान का समकालीन कौन था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इल्तुतमिश उसका समकालीन था। अब इल्तुतमिश के बारे में समझ लीजिए क्या है। तो उस समय ये आपके दिल्ली का राजा था, और चंगेज़ खान दिल्ली में क्या है कि 1221 में आपका जलालुद्दीन का पीछा करते हुए दिल्ली तक आ गया था, लेकिन इसने कभी आक्रमण भारत पर नहीं किया था। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया था चंगेज़ खान का समकालीन, तो सही आंसर होगा सैमुद्दीन इल्तुतमिश। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 14? तो देखिए यहाँ पे क्या है कि निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, अक्सर करके आपका क्या है
चर्चा में रहता है कि राइट टू प्राइवेसी का मतलब क्या है। तो जो राइट टू प्राइवेसी का मतलब है कि अगर आपका कोई भी प्राइवेसी है, चाहे वो फ़ोन की हो, अपने रिश्ते की हो, आपको बोलने ना बोलने का अधिकार है, इसे हम राइट टू प्राइवेसी कहते हैं। ये किसके अधीन आपका मौलिक अधिकार माना गया है? मौलिक अधिकार या मूलभूत अधिकार माना गया है। तो सही आंसर होगा अनुच्छेद आपका 21। इसके अंतर्गत आपके राइट टू प्राइवेसी के मौलिक अधिकार को माना गया है। अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। तो मौलिक अधिकार आपके भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में आपको दे रखे हैं, जिनका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है। तो आर्टिकल आपके 12 से लेकर 35 तक आपके दे रखे हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद नंबर 21। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 के अनुसार अप्रैल 2025 तक विश्व की कितनी जनसंख्या है? 8.2 अरब, 9.3 अरब, 8.5 अरब या फिर 9 अरब। तो देखिए आपकी एक रिपोर्ट आई थी, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025, अप्रैल 2025 के अंत तक कितनी विश्व की जनसंख्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 8.2 अरब जनसंख्या आपकी हो चुकी है पूरे वर्ल्ड की। जबकि अगर मैं भारत के संदर्भ में बात करूं तो भारत की कितनी जनसंख्या हो चुकी है? तो भारत की जनसंख्या हो चुकी है आपकी 140.20 करोड़ आपकी जनसंख्या हो चुकी है अप्रैल 2025 तक। वर्ल्ड में भारत की रैंक कौन सी हो चुकी है पॉपुलेशन के मामले में? तो फर्स्ट रैंक पर आ चुका है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया था वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो सही आंसर होगा 8.2 अरब। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का जलना, नरम लोहे का चुंबकत्व होना, जल में शक्कर का घुलना, जल में बर्फ के घनों में बनना। तो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कागज का जलना। अब बात कर लेते हैं कि आपके दो तरह के परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन और आपके दूसरे होते हैं भौतिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, कंसेप्ट समझ लीजिए। ऐसे परिवर्तन जो कि आपके परिवर्तन का रीजन हटाने के बाद अपनी पुरानी स्टेट अवस्था में नहीं आ पाते हैं, तो उन्हें हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसे परिवर्तन जो आपकी उनका रीजन हटाने के बाद, परिवर्तन का रीजन हटाने के बाद अपनी पुरानी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कागज़ का जलना आपका राख बन जाएगा और राख को आप कभी भी कागज़ नहीं बना सकते। जबकि नरम लोहे का चुंबकत्व को आप वापस ला सकते हैं। जल में शक्कर घुलना है तो आप एवोपरेट कर दीजिए, वापस आ जाएगा। जल में बर्फ़ को हीट कर दीजिए, जल आपका बन जाएगा। ये आपका क्या है कि नॉन रिवर्सिबल होगा, ये आपका रिवर्सिबल होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कागज़ का जलना। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर राज्य परिषद का गठन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या फिर नीति आयोग। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया अंतर राज्य परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा इसका गठन किया जाता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत इसका गठन करने का प्रावधान दिया गया है भारतीय संविधान में? तो आर्टिकल नंबर 263 के तहत इसका प्रावधान दिया गया है। किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। इनको भी आपको लर्न करना है। अब द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में जान लीजिए। द्रौपदी मुर्मू जी आपकी पहली जनजाति आपकी बिलोंग करती हैं, जनजाति से बिलोंग करती हैं जो कि राष्ट्रपति बनी हैं। यानी क्या है आपकी फर्स्ट जनजाति महिलाएं हैं आपकी द्रौपदी मुर्मू जी। इस चीज़ को भी आप याद रखना, जो कि आपकी राष्ट्रपति बनी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? भारत, जापान, चीन या इंडोनेशिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ा आपका बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, भारत का विश्व का सबसे बड़ा जो बौद्ध मंदिर है वो इंडोनेशिया में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इंडोनेशिया। अब बात कर लेते हैं इंडोनेशिया के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। तो जो बौद्ध धर्म की इंडोनेशिया है, यानी कहाँ पर ये बना हुआ है? तो बोरोबुदुर में बना हुआ है। इनको नाम भी लर्न करना है, क्योंकि अक्सर करके ये बोरोबुदुर के बारे में
कई बार क्वेश्चन आपका रिपीट भी हुआ है। बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो संस्थापक किसको माना जाता है? तो गौतम बुद्ध जी को आपका संस्थापक माना जाता है आपके बौद्ध धर्म का। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। इनको ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था? तो ये आपका बिहार में एक जिला है गया जी। इसका नाम परिवर्तन हो गया है, इम्पोर्टेंट है आपका। गया जी में यहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और देखिए 3-4 इम्पोर्टेंट फैक्ट है जहाँ पर आपको लर्न करने हैं। ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ है? तो ज्ञान प्राप्त हुआ है आपके गया जी में। इन्होंने अपना पहला जो संदेश है या उपदेश है कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। इनको महापरिनिर्वाण या फिर बात करते हैं कि इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई है, ये क्वेश्चन भी आपका कई बार आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इंडोनेशिया में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर स्थित है। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? सरस्वती, सिंधु, ब्यास या फिर रावी? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछा गया, किस नदी पर आपका हड़प्पा स्थल स्थित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये रावी नदी के तट पर स्थित है। अब वर्तमान में अगर बात करते हैं हड़प्पा की, तो हड़प्पा वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो वर्तमान में ये पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के आपके जो पंजाब राज्य है वहाँ पर स्थित है आपका हड़प्पा कालीन। वहाँ पर अवशेष भी हैं जिनको नष्ट कर दिया गया है पूरी तरीके से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रावी नदी। निम्नलिखित में से कौन सा धुआं वायु प्रदूषण नहीं है? सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन या फिर धुआं? तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि कौन सा वायु प्रदूषण नहीं करता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी कई बार ये आ चुका है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। नाइट्रोजन के ऑक्साइड आपके वायु प्रदूषण को नॉमिनेट नहीं करते हैं। यहाँ पर आपका बस नहीं है, क्या है आपका वर्ष है, चेंज कर लीजिएगा थोड़ा सा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश या फिर केरल? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जनगणना से संबंधित क्वेश्चन है जो कि आपके आते ही आते हैं। किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बिहार राज्य की सबसे ज़्यादा साक्षरता कम है। अब 2011 की जनगणना के संदर्भ में कुछ पॉइंट देख लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है, यहाँ से अक्सर करके क्वेश्चन आते हैं। मिनिमम लिटरेसी आपकी अगर बिहार की है तो मैक्सिमम लिटरेसी आपकी कहाँ की होगी? तो मैक्सिमम जो लिटरेसी है वो केरल राज्य की है। बात करते हैं आपके मैक्सिमम पॉपुलेशन की कि पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ की है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। जबकि मिनिमम पॉपुलेशन कहाँ पर है राज्यों की अगर मैं बात करता हूँ तो वो है आपकी सिक्किम राज्य में। एक एक पॉइंट आपको लर्न करना है। सेक्स रेशियो कितना है, यानी आपका लिंग अनुपात कितना है भारत का? तो लिंग अनुपात है आपका 943 आउट ऑफ 1000 गर्ल्स, सॉरी 1000 गर्ल्स हैं आपके आउट ऑफ 1000 बॉयज़। आपकी डेंसिटी कितनी है, घनत्व कितना है? तो आपका जो घनत्व है वो 382 पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये घनत्व है, डेंसिटी है। ये सारे पॉइंट आपको लर्न होने चाहिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पूछा गया था कि साक्षरता सबसे दर किस राज्य की कम है। वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं क्या कहलाती है? उदासीनीकरण, विद्युत अपघटन, हाइड्रोलाइसिस या फिर आश्वेत? तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं, ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अम्ल आपका HCl मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। क्षार आपकी क्या कुछ भी ले लीजिए आप, मान के चलिए कि NOH ले लिया मैंने। अब इसकी जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा? एक लवण प्राप्त होगा जिसे मैं NaCl बोल रहा हूँ, और आपका वाटर प्राप्त होता है H2O। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उदासीनीकरण। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, उदासीनीकरण इस क्रिया को कहेंगे। इस चीज़ को भी आप याद रखना। ये जो आपका
केमिकल रिएक्शन है, अक्सर करके आपको ये लर्न होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इस प्रकार से हमारे यहाँ पे 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको हमारा कंसेप्ट और आपको वीडियो की क्वालिटी प्लस कंसेप्ट जो भी क्वेश्चंस पैटर्न है आपको अगर समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको ईजिली प्राप्त हो सकेंगे। इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि जो बच्चे पैट 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम आपके 6 to 7 सितंबर को कंडक्ट कराया जाना है, उत्तर प्रदेश स्पेशल का एग्ज़ाम है आपका, तो उन बच्चों के लिए भी हम प्रैक्टिस सीरीज ऑलरेडी लेके आ चुके हैं। हमारे चैनल पर प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 ऑलरेडी आपका पड़ा हुआ है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। वो जिस तरह से ये आपकी सीरीज चल रही है उसको भी हम आगे फॉलो करेंगे, जिसके अंतर्गत आपके 50 क्वेश्चन आपके मेंशन है जो कि आपके टोटल जीएस से संबंधित हैं। तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन प्राप्त करना होगा, और उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट में सजेशन दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।